नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज के वीडियो में हम फर्स्ट ग्रेड से संबंधित बात करेंगे और मुख्य रूप से इस वीडियो लेक्चर के अंदर फर्स्ट पेपर के बारे में। तो दो तीन चीजें हैं, उन पर बात करेंगे। सबसे पहला तो ये कि इस समय आपको स्टडी मटेरियल कौन कौन सा अपने पास में रखना चाहिए, और दूसरा ये कि अब जो अगले 3.5 महीने का लगभग समय है, हालांकि समय तो आपके पास अक्टूबर के सेकेंड वीक से पेपर होंगे, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि 15 सितंबर तक तो आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना है। आप ये मान के चलो जैसे 16 सितंबर को पेपर हो, ऐसा सोच के चलना है, ताकि 15 सितंबर तक जब आप कंप्लीट कर लोगे सिलेबस अपना, तो 16 सितंबर से लेकर के अक्टूबर के सेकंड वीक तक, जब तक आपका एग्जाम शुरू होगा, लगभग 25 दिन का समय आपको बीच में मिलेगा। इस समय के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करो, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। तो पूरा वीडियो बहुत अच्छे से सुनिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। तो काफी चीजों पर हम बात करेंगे, बहुत अच्छे सुनिएगा और बहुत आराम से बात करेंगे, ताकि मैं एक एक चीज को क्लियर कर सकूं, क्योंकि यह आपके जीवन का सवाल है। आप बहुत अच्छे से सुनते हैं वीडियो को, एक एक पॉइंट को मानते हैं, तो फिर इसी चांस के अंदर आपका फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो एग्जाम में है वो सिलेक्शन हो जाएगा। मैं जितनी भी आपको बेहतरीन पॉइंट बता सकता हूं वो सारे बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, जो आपके लिए इस समय लाभदायक है, कि कहां आपको मिसगाइड नहीं होना है, कहां आपको भ्रमित नहीं होना, और क्या करना है और क्या नहीं करना। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि इस समय फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट के लिए दो चैलेंज हैं। दो चैलेंज ऐसे हैं कि एक तो आपको पर पेपर 40% नंबर लाने जरूरी हैं, और दूसरा चैलेंज है कि सिर्फ 40% से ही तो काम होगा नहीं, आपको कम से कम 60 से 65% तक आपको इसके अंदर स्कोर करना होगा। यानी सिर्फ 40% की बात करें तो 75 में से आपको 30 क्वेश्चन सही करने होंगे मिनिमम, सारे माइनस में कट कटा के इतने बचे। और दूसरी बात, 60 से 65% के लिए आपको कम से कम 75 में से 45 से 50% तक सही करने होंगे। और ये करना कोई मुश्किल काम नहीं है, जिस तरह का आपका सिलेबस चेंज हुआ है तो आप आराम से सही कर सकते हैं। बाकी फिर डिपेंड करता है पेपर कैसा आता है, फिर वो चीज डिपेंड करेगी पेपर पे। और जहां तक मुझे लग रहा है, ये जो सिलेबस आपका चेंज हुआ है, और आरपीएससी ऐसा पेपर बिल्कुल नहीं बनाएगी कि स्टूडेंट के लिए 40% नंबर बनाना ही मुश्किल हो जाए, ऐसा पेपर नहीं बनेगा। तो आप 40% तक तो आप पहुंच जाओगे, लेकिन उसके अलावा आपको आगे भी तो बढ़ना पड़ेगा, कम से कम 45-50 क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। तो पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि पहले जो क्वेश्चन फिक्स होते थे कि 15 क्वेश्चन हिस्ट्री वाले पोर्शन में से, 15 मैनेजमेंट के, 10 करंट केयर, वो सब चीजें जो फिक्स होती थी वो अब फिक्स नहीं है। राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर पूरा इन्होंने जोड़ दिया इस हिस्ट्री वाले पोर्शन में। हो सकता है इस पोर्शन में से 20 से 22% वो आपके एग्जाम में दे दे। मैनेजमेंट आपका 50 से 60% हट चुका है। एक बहुत भारी भरकम जो टॉपिक, बहुत भारी चीजें होती थी, वो इन्होंने सब हटा दी, और जो भी चीजें जोड़ी है तो वो कोई इतनी बड़ी नहीं है। तो पहले से मैनेजमेंट आपका छोटा ही हुआ है। हो सकता है मैनेजमेंट के अंदर ये क्वेश्चन 10 ही दे दें, मैं एक संभावना आपको बता रहा हूं। और हो सकता है कि हिस्ट्री के वही पिछली बार की तरह 15 ही दे दें, मैनेजमेंट के 15 दे दें। लेकिन अब वो फिक्स नहीं रखा इन्होंने, कोई लास्ट में विभाजन नहीं किया है। इसका मतलब अब कितने भी प्रश्न किसी भी टॉपिक में से एग्जामिनर पूछ सकता है, अब वो प्रश्न देने के लिए स्वतंत्र है। मेन बात यह है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा, और आपको हर चीज कवर करके चलनी पड़ेगी, आप किसी चीज को छोड़ नहीं सकते। अब दूसरी बात यह है कि आपका जो न्यू सिलेबस जारी हुआ था, उसी का ही रिवाइज और इन्होंने जारी करके और ये टॉपिक यहां और जोड़ दिया। नेशनल मूवमेंट तो था ही यहां पर, उसके साथ में अब महात्मा गांधी जी को वापस जोड़ा है, साथ में जवाहरलाल नेहरू जी भी आए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, ये सब भी आपको पढ़ने हैं। तो नए टॉपिक के अंदर अगर वैसे देखें तो महात्मा गांधी जी तो थे, पहले भी थे शुरू में, हालांकि अभी सिलेबस में हटा दिए थे, लेकिन ये ऑलरेडी पहले भी थे। ये पहले नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद और बी आर अंबेडकर, ये चार आपके लिए नए हैं, तो ये आपको पढ़ने हैं। और इसके अलावा आपके जो समसामयिक वाला टॉपिक है, उसमें महामारी का इन्होंने जोड़ा है, तो वो अगर नहीं भी जोड़ते तो भी आपको
कोरोना से संबंधित तो पढ़ना ही पड़ता, क्योंकि उसमें जो स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं हैं, चाहे भारत सरकार हो या मुख्य रूप से राजस्थान सरकार के संदर्भ में, तो आपको पढ़ना तो होता। वो तो कोरोना आपको वैसे भी पढ़ना था। तो बाकी चीजें अब वही हैं। अब इसमें देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेव और एक दूसरी बात और कि जो स्टूडेंट आज से भी तैयारी करता है वो भी अपनी तैयारी आराम से कर सकता है, क्योंकि हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट इंडियन हिस्ट्री का हट चुका है। राजस्थान हिस्ट्री कल्चर आपके जुड़ा है। तो एक तरह से देखेंगे तो अब जो हिस्ट्री का आपका पोर्शन है फर्स्ट पेपर में जीके का, उसका इंडियन हिस्ट्री तो एक तरह से मुश्किल से 20% ही बचा है। 80% के आसपास तो आपके राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर वाले टॉपिक जुड़ गए हैं, क्योंकि ये जो सिलेबस के टॉपिक हैं ये कोई बहुत बड़े नहीं है। जैसे ये वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र, लाल बाल पाल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, ये कोई बहुत इतने भी बड़े टॉपिक नहीं है कि एक एक टॉपिक के लिए 6-7 वीडियो लेक्चर बने। मेन बात है वो आधी एक घंटे पौने घंटे के वीडियो के अंदर आ जाती है, जितनी इनसे संबंधित है। तो जो आज से भी शुरू करना चाहे वो बहुत आराम से कर सकता है। मैनेजमेंट के अंदर कितना सारा मैनेजमेंट था, अब जो पहले से सारा मैनेजमेंट तैयार करके स्टूडेंट मुझे कहते सर मैनेजमेंट का कोर्स लाओ। 3-4 महीने पहले से ही हमें ये हो गया था कि हिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होगा और मैनेजमेंट में होगा। मैनेजमेंट में मैं अब तक मैं कोर्स नहीं लेकर के आया था, अब वो लेके भी आते तो वो सारा चेंज होता, वो मुझे वो चीजें दूसरी करवानी पड़ती है। अब वापस वही पहले का आपका पढ़ा हुआ कोई काम नहीं आता, वो सारा इतने अच्छे से आप नोट्स बनाते, वीडियो देखते, वो कोई चीजें अब आपके काम की नहीं है वो। तो मैनेजमेंट के लिए मैं लाऊंगा 5-7 दिन के अंदर, और क्योंकि उसके लिए अब ये मटेरियल जो नया आया है उसके लिए अच्छा मटेरियल तैयार करना है। सरकारी विभाग की जो वेबसाइट है उन वेबसाइट से ही मैं मटेरियल लूंगा, तो उसमें थोड़ा लगता है समय, चाहे समय लगे लेकिन चीज अच्छी आनी चाहिए। तो 5-7 दिन 10 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन मैटर अब उसमें ज्यादा नहीं है। वो लॉन्च करने के बाद में मुश्किल से 20 घंटे का भी 20-25 घंटे का भी टोटल कोर्स, इससे ज्यादा का तो होगा ही नहीं, ये तो मैक्सिमम है अब जो सिलेबस है। तो अब स्टूडेंट के पहले कोई तैयारी थी कि नहीं थी, अब इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। पहले से जिन्होंने कर रखी थी ठीक है, जिनके मान लो बीच में पोर्शन अच्छे थे, जियोग्राफी पढ़ रखा था या पॉलिटी पढ़ रखी थी, वो चीजें तैयार हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आज से भी करना चाहे वो आराम से कर सकता है, क्योंकि ये पोर्शन तो आप सभी के लिए जुड़े हैं नए। देखिए, सबसे पहले इस पोर्शन की बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड। आपने कहीं से भी कोई कोचिंग कर रखी है, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपके पास ऑलरेडी जो मटेरियल आपके क्लास नोट्स वगैरह हो, या आपने खुद ने तैयार किया हो, या आपने ऑथेंटिक किताबों से मटेरियल निकाला हो, अब आप उन्हीं को ही बार बार पढ़ें। एक ये 4 टॉपिक नए जुड़े हैं तो आप इनको अलग से पढ़ना पड़ेगा। बाकी आपके इसके लिए कोई अलग से गाइड या इस मटेरियल के लिए कोई ऐसी अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। अब जो मैटर को सीमित रखें, जो है आपके पास में उसी को पढ़ें, और मार्केट से कोई भी गाइड वगैरह अलग अलग विषयों के लिए भी खूब मार्केट में किताबें आती है। आप खुद समझदार हो कि आपको कौन सी किताब लेनी है, कौन सी छोड़नी है, किसमें क्या है। तो जो आपको ठीक लगे, आपके पास ऑलरेडी थी, तो आप बस उसी को पढ़ते रहो। ये 4 टॉपिक तो जहां से चाहो वहां से मिल जाएंगे। इनमें भीमराव अंबेडकर तो जो सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर है, जिसमें संविधान वाला पोर्शन पढ़ते हैं, वहां भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पढ़ना होता है, तो यहां भी इन्होंने जोड़ा है। तो ये टॉपिक आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई अलग से लाने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में देखिए, ये राजस्थान हिस्ट्री आर्ट कल्चर वाला जो पोर्शन है, अब मैं इस टाइम आपको कोई नहीं कहने वाला कि आप मार्केट से ऑथेंटिक किताबें खरीदो, राजस्थान हिस्ट्री के लिए गोपीनाथ शर्मा की किताबें पढ़ो, और ये और भी इतनी किताबें आती है जो हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी की किताबें। हालांकि वो तो ठीक है, एक किताब आप खरीद सकते हो हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी की, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर वाला एक किताब जो आती हो। तो अलग अलग कोई बहुत ज्यादा डिटेल में मैटर पढ़ने की आवश्यकता अब आपको नहीं है। आपके पास ऑलरेडी देखिए, सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में राजस्थान वाला ये पोर्शन, और आपके फर्स्ट ग्रेड में एज इट इज सेम है, एक अक्षर का भी फर्क नहीं है, एक अक्षर का भी चेंज नहीं है। और इस बार ये पोर्शन बहुत बड़ा रोल अदा करेगा आपके फर्स्ट पेपर में। तो आपके पास ऑलरेडी कोई पुस्तक है, कोई गाइड है, आपने मटेरियल तैयार कर रखा है, तो उसी को ही आप पढ़ते रहें।
और जो सेकंड ग्रेड की विद्यार्थी कोई तैयारी कर रहा था या सेकंड ग्रेड का मटेरियल जिसने, अब जैसे मैंने सेकंड ग्रेड के पेपर के अंदर ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जो कोर्स है ऑनलाइन का, टोटल यहां से लेकर के यहां तक ये बिल्कुल सेम था। हिस्ट्री वाला जो पेपर है, अब उसमें ऑलरेडी सब मेरा तैयार था मटेरियल ये। तो फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री वाले का जो कोर्स था उसके अंदर ये सारे मैंने अपलोड कर दिए, लगभग 106 के आसपास वीडियो लेक्चर हैं, सारे मेरे लिखे हुए नोट्स हैं। तो आप मार्केट से जो है आपके पास ऑलरेडी कोई गाइड वगैरह हो, कोई नई लेने की आपको कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, आप उसी को ही पढ़ते रहें, लेकिन पढ़े देखिए सही तरीके से। अब कई विद्यार्थी क्या करेंगे, डायरेक्ट सीधी सभ्यता स्थल पढ़ना शुरू कर देंगे। कितने पढ़ने हैं? सिर्फ 4 पढ़ने हैं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराठ, इसके अलावा 5वां कोई सभ्यता स्थल आपको नहीं पढ़ना है। और गणेश्वर तो वैसे भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, बस कालीबंगा और आहड़ और बैराठ के बारे में थोड़ा पढ़ना है। गुजर प्रतिहार आपको पढ़ने हैं, चौहान ऑफ अजमेर आपको पढ़ने हैं। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत के साथ ये जो संबंध है, रणथंभौर और जालौर और मेवाड़, पर्टिकुलर इनको पढ़ना है। और फिर सारे आपको शासक नहीं पढ़ने हैं, राणा सांगा पढ़ना है, महाराणा प्रताप, आमेर से सिर्फ मानसिंह पढ़ना है, मारवाड़ से सिर्फ चंद्रसेन पढ़ना है, बीकानेर से सिर्फ राय सिंह पढ़ना है, और मेवाड़ से सिर्फ राज सिंह पढ़ना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, सारा राजस्थान का इतिहास पढ़ना शुरू मत कर देना। उसके बाद में फिर ये क्रांति हो गई, और ये राजनीतिक जनजागृति, प्रजामंडल, फिर ये जो किसान और जनजातीय आंदोलन, फिर एकीकरण, और फिर सोसाइटी और जो रिलीजन के अंदर कंप्लीट जो है आपका ये कल्चर आ गई। तो बहुत अच्छा जोड़ दिया इन्होंने। इसके बाद में देखिए ये मेंटल एबिलिटी वाला, ये जो रीजनिंग मैथ वाले पोर्शन है, ये लगभग वही है, कोई 1-2 टॉपिक कोई हटे हैं इसमें, तो वो कोई हटना ना हटना भी 1-2 टॉपिक से कोई ऐसा कोई प्रभाव नहीं होता उसमें। ये आपके पास में ऑलरेडी आपकी जो कोई किताब वगैरह आपने ले रखी है उसी का ही आप रिवीजन करते रहें। जैसे कोई भी किताब हो, RS अग्रवाल की आती है या कोई और भी किताब आती हो तो, लेकिन आप एक चीज मैं कहूंगा, आप छोड़ के मत जाना इनको। एक चीज पे अगर आप डिपेंड हो जाते हो 3-4 टॉपिक पे, जैसे हिस्ट्री मैनेजमेंट पे हम तो सब कुछ इसी से कवर कर लेंगे, बहुत समस्या आ जाएगी। क्या राजस्थान के अंदर 6 से 7 हजार स्टूडेंट भी ऐसे नहीं है जो रीजनिंग मैथ ये पोर्शन वाले अच्छे से करके जाएंगे? बिल्कुल है, और ये कोई हार्ड नहीं है। अब मेरे पास में इतना समय नहीं है, नहीं तो मैं पूरी रीजनिंग मैथ आपको यहां पे पढ़ा दूं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैथ मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। मैथ में मैं कभी कमजोर नहीं रहा, मेरी क्लास के अंदर मैथ में मैं हमेशा टॉप में था। रुचि की बात है, रुचि की, आप में रुचि कितनी है। और कोई कमी नहीं है वीडियो की, यूट्यूब पे इतने बैंक SSC के चैनल हैं जो इतनी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि ये ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से दुनिया भर के चैनल हैं, एक से बढ़कर एक शिक्षक हैं इन टॉपिक के, मैथमेटिक्स वाले रहिए, मेंसुरेशन वाले रहिए, जितने भी टॉपिक है रीजनिंग वाले। तो आप इन टॉपिक को छोड़ के मत जाना, मैं आपको कह रहा हूं, ये बात मेरी याद रखना, इनको किसी भी हालत में छोड़ के मत जाना। और ये जिस दिन फर्स्ट ग्रेड की तैयारी मैंने आपको बोलना शुरू किया था, उस दिन से मैं कह रहा हूं कि इस बार आपको इनको छोड़ के नहीं जाना है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, किसी की बातों में कोई ऐसे मत आ जाना, कोई कह दे कि मेरा तो पिछली बार हो गया था, मैं तो नहीं पढ़ा। तो पिछली बार हो गया होगा, अब वो पहले वाली बात नहीं है, मिनिमम 40% क्राइटेरिया कर दिया है। तो वैसे स्टूडेंट के गले में आई रहेगी कि यार, क्योंकि 30-35 भी पहले जो टॉपर भी आते थे वो भी 30-35 क्वेश्चन तक अटकते थे, चलो 30-35-40 क्वेश्चन तक हो जाए बस बहुत है 75 में से। अब तो जब आपको पता ही हो कि 30 से एक भी अगर नीचे चला गया कट कटा के, तो फिर खेल खत्म है सारा, चाहिए आपका सब्जेक्ट कितना ही अच्छा हो, फिर कोई मतलब नहीं। आप चाहे उसमें 300 में से 300 नंबर लिया हो, कोई मतलब नहीं है उसका। अलग अलग पेपर में 40% मिनिमम नंबर लाना जरूरी है। तो जब आप तैयारी 80% तक तैयारी करोगे, तब 55 से 60% नंबर वहां एग्जाम में आएंगे। तैयारी 55-60% की करोगे तो फिर नंबर वही रोते पीटते लास्ट में 29-30 प्रश्नों पर आके गाड़ी अटक जाएगी। तो मेरी ये बात ध्यान रखना, मैं नहीं चाहता कि कोई स्टूडेंट बाद में इतना दुखी हो, क्योंकि अगर किसी के फर्स्ट पेपर की वजह से मिनिमम नंबर नहीं बन पाए और सेकंड पेपर उसका चाहे कितना ही शानदार हो, फिर बाद में अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचेगा। रीजनिंग मैथ मेंसुरेशन वाले छोड़ के मत जाना। और ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, मैं आपको बता दूं, ये कुछ भी नहीं है मेंसुरेशन में,
ये इतने छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपको बस छोटे छोटे फंडे हैं, आधे आधे पेज के टॉपिक हैं कि अच्छा ये है, इनका जो कंसेप्ट है वो आपके समझ में आना चाहिए। और मैथमेटिक कितनी सिंपल सिंपल चीजें हैं इसमें, करने बैठोगे तो सब चीजें आसान है। तो डेली का नियम बांध लेना। इसके अलावा जैसे सामान्य एबिलिटी टेस्ट जो है हिंदी और इंग्लिश की, तो इसके लिए आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली जो 9th से 12th की एक किताब आती है उसको आप अच्छे से कर जाएं। अब मार्केट के अंदर मान लीजिए हिंदी की पूरी एक गाइड वगैरह आ रही हो, इतनी मोटी सारी गाइड है, क्वेश्चन का क्राइटेरिया आपका हमेशा इसमें 4 क्वेश्चन का रहे, इसके भी 4 क्वेश्चन आते रहे, तो 4 के हो सकता है 5 आ जाए और हो सकता है 4 के 3 भी आ जाए। तो इन टॉपिक के लिए आपको पूरी कोई गाइड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कई स्टूडेंट देखेंगे साहब मैं मार्केट से पूरी अच्छी गाइड लेके आ जाऊं, मैं उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 9th से 12th क्लास की पतली सी बेचारी वो किताब आती है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उस पर लिखा होता है, और वो एक ही आती है किताब, वो उसके अंदर जो मटेरियल है वो गोड़ जाओ आप। जो आपके टॉपिक है संधि और संधि विच्छेद, उपसर्ग प्रत्यय, ये वाले टॉपिक, ये वाले उसमें नहीं मिले तो ये आप किसी गाइड की सहायता ले सकते हो, और ये है उसके अंदर भी है। इसके बाद में आता है जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश के अंतर्गत जो है आप इसको पढ़ के जाए, मेरे अकॉर्डिंग तो छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि साहब मैं इंग्लिश तो किसी भी हालत में मैं तो मतलब मैं ऊपर से कूद जाऊं लेकिन मेरे से इंग्लिश नहीं होगी, तो 3-4 प्रश्न है तो आप इसके छोड़ना चाहें कोई बिल्कुल ही, तो वो छोड़ना है तो चाहे तो छोड़ सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन सिंपल से आते हैं, टेंस वाला हो गया, वो सी ये एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, आर्टिकल हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ये करेक्ट सेंटेंस है, और ये एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, विलोम शब्द समानार्थक वाले। तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। लेकिन देखिए अगर किसी के गले में ही आ पड़ी है कि मैं मतलब छत से कूद सकता हूं लेकिन ये मैं नहीं पढ़ सकता, तो कोई इतना ज्यादा बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है। 3-4 क्वेश्चन का एक रेशो रहेगा इसमें। तो बाकी इसको करते हैं पोर्शन को, तो सबसे बेस्ट है, छोड़ना तो कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं कि कई स्टूडेंट को लगता है कि नहीं इंग्लिश तो हमारी हो ही नहीं पाएगी, कब तक हम इंग्लिश पढ़ेंगे, तो लेकिन आपको ये करना चाहिए। और सिंपल सी कोई सी भी किताब ले लेना, नॉर्मल ग्रामर की, हाई फाई नियम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल ग्रामर पूछता है, 10वीं क्लास तक की ग्रामर पूछता है। ये एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या इतनी सिंपल सिंपल कंसेप्ट हैं ये। तो 12 टेंस का तो मैंने एक वो वीडियो भी बना रखा है, यहाँ यूट्यूब पे ही आपको मिल जाएगा कहीं, फर्स्ट ग्रेड के लिए बनाया होगा कभी, उसमें 12 टेंस एक साथ समझा रखे हैं एक वीडियो लेक्चर में कि किस तरह से मतलब कितना आसान है आपस में उनको तुलनात्मक करते हुए। तो मैं चीज ये कहना चाह रहा हूं कि बड़े मटेरियल के पीछे मत भागना, बड़ी बड़ी गाइड के पीछे मत भागना। सिंपल सा मटेरियल है, सिंपल ग्रामर आपको पढ़नी है। उसके बाद में करंट अफेयर आता है। करंट अफेयर के लिए अभी तो आप जो मंथली मैगजीन आती है या 2 मंथ से कोई मैगजीन आती हो, अच्छा करंट कब से कब तक आपको पढ़ना पड़ेगा, लगभग 6 से 8 महीने का करंट तो सबसे महत्वपूर्ण होता है। बाकी एवरेज 1 साल का मान करके चलते हैं। अक्टूबर का आपका एग्जाम है तो आप सोचिए जनवरी से सितंबर तक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी पिछला अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो है, जो लास्ट सेशन का, तो उसकी भी मंथली मैगजीन आपको देखनी चाहिए। बाकी करंट का जो कोर्स है वो मैं भी लेके आऊंगा, लेकिन उसमें फिर एंड टाइम पे सारा ऐसे याद भी नहीं होगा। आप करंट में साथ साथ में आप कुछ पढ़ते रहेंगे तो बहुत अच्छी चीज है। और इसके अलावा एग्जाम से पहले कुछ गाइड वाले जो हैं वो स्पेशली फर्स्ट ग्रेड के लिए करंट निकालते हैं, तो वो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। वो उस समय आप एग्जाम से 1 महीना पहले, 15-20 दिन पहले जो आएगा उसको आप खरीद लेना, और उसमें जो है सारी चीजें उनको आप पढ़ लेना। अभी आप जो मंथली मैगजीन है उसको थोड़ा थोड़ा आंखों से निकालते रहो। लेकिन चूंकि करंट अफेयर का दायरा बड़ा है फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड के अंदर तो सिर्फ राजस्थान पूछता है वो, लेकिन यहां फर्स्ट ग्रेड में तो आपका एक तरह से इसने सारा ही दे दिया, तो थोड़ा दायरा बढ़ गया इसमें। लेकिन कोई ऐसी मुश्किल काम नहीं है, ये टॉपिक कवर हो जाएंगे। सिलेबस के टॉपिक के अकॉर्डिंग चलना है।
तो अभी आप मंथली वाली जो मैगजीन है उसको थोड़ा सा देखते रहो। मुख्य रूप से इस जनवरी से लेकर के और सितंबर तक की जो मैगजीन है मंथली वाली, उनको आप अच्छे से देख लेना। ये देखिए जो नया आपके जुड़ा है, पेंडेमिक एंड इट्स मैनेजमेंट, महामारी और उसका प्रबंधन। इसके बाद में जनरल साइंस। जनरल साइंस जो है इसके लिए मैंने आपको बता दिया था कि एनसीईआरटी के मैंने कौन सा चैप्टर है, 9th में से कौन सा चैप्टर और 10th में से कौन सा है, बस वो चैप्टर आपको पढ़ने हैं। मुश्किल से 10 एक टॉपिक हैं, तो कोई ऐसे मुश्किल नहीं है, ये भी आपको पढ़ के जाना होगा। एनसीईआरटी वाले में से आप पढ़ लेना, आपकी ये चीजें अच्छे से कवर हो जाएगी। उसके बाद में आता है भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान के लिए भी अब अलग से तो मैं आपको कुछ इसमें नहीं कहूंगा, बाकी जैसे लक्ष्मीकांत की किताब आती है पॉलिटिकल, ऑलरेडी आपके पास सब थी, तो आपको नई लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे सुभाष कश्यप की आती है, तो ऑलरेडी आप उन किताबों से अपना मेटेरियल को तैयार कीजिए और इसमें हटाइए, कुछ आपके ऐसा कुछ नहीं है जुड़ा हुआ, तो ये चीजें आप आराम से कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में मैं अभी ये पढ़ा ही रहा हूं पूरा, ये सारी पॉलिटी उसमें, हालांकि ये कंप्लीट वाला तो नहीं है, जैसे पार्लियामेंट है, ये वाला सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में नहीं है। तो इसके बाद में देखिए ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान ज्योग्राफी में तो कोई दिक्कत नहीं आपके पास, जो वही पूरा राजस्थान तो पूरा ही जुड़ गया। और एजुकेशनल मैनेजमेंट के अंदर, तो इसके अंदर देखिए आप जो भी पढ़ें, तो मार्केट के अंदर नई गाइड आएगी, आप उस गाइड को ले लीजिएगा और उसमें जो भी है उसको आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा सरकारी विभाग की जो वेबसाइट है उनका प्रयोग जरूर करें, क्योंकि पिछली बार भी जब मैनेजमेंट मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया था, जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे वो सब मैंने यूट्यूब पे कराए थे 2018 वाली वैकेंसी में, और 15 में से 12% एज इट इज उसमें से आगे थे, और कोई बड़े वीडियो भी नहीं बनाए कि दुनिया भर की चीजें उसमें पढ़ाई, मैंने वही पढ़ाई सरकारी वेबसाइट पे, जो भी सरकारी वेबसाइट पे होता उस सब मटेरियल को मैं नोट करता अच्छे से, जो भी अपडेट होता, और उसके बाद में यूट्यूब पे वीडियो बनाता 15 से 20 मिनट के। तो 15 से 12 क्वेश्चन आपके यूट्यूब पे पढ़ाई में से आगे थे, लेकिन अब वो तो आपकी चीजें हट गई है वो। तो आप सरकारी विभाग की जो वेबसाइट है, मैं आपको बता दूं, मैं मटेरियल भी मैं तैयार, पिछली बार भी यूट्यूब पे मैंने पढ़ाया था, तो मैं ऑनलाइन साइट का ही इस्तेमाल करता था। ये जैसे ये चीजें हैं, अब ये आपकी नई जुड़ी है कई चीजें, तो आप साइट का जो सरकारी वेबसाइट है उनका आप प्रयोग करें। और बाकी जिसके पास इतना समय नहीं हो, स्टूडेंट को लगे कि नहीं मैं इतनी कैसे सर्च करूं, कहां सर्च करूं, तो मार्केट से गाइड वगैरह अब जो नई आएगी, कई गाइड आती है, आपको जो ठीक लगे कि साहब ये बढ़िया है, इसमें ठीक आता है, आप वो गाइड ले लेना। बाकी मैं भी इसका कोर्स तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लेकर के आऊंगा मैंने पहले बोला भी था हाँ मैं लाऊंगा, लेकिन अब तक इसलिए नहीं लाया था क्योंकि बहुत ज्यादा पहले एक हो गया था संभावना कि हाँ इसमें और ऊपर हिस्ट्री वाले में बहुत ज्यादा चेंज होगा, तो अब ये लेकर के आएंगे, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, 15 से 20 दिन के अंदर ये पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा, तो 5-10 दिन और लगेंगे। ये आपके सिलेबस से रिलेटेड चीजें हैं। तो अब मैं और आगे की बात कर रहा हूं। देखिए पहली बात तो है कि नियमित रूप से फर्स्ट पेपर की 5 से 6 घंटे ये आपको डेली पढ़ाई करनी है। हालांकि आप देखिए कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि किसी विद्यार्थी का जो रूटीन है वो कोई ऐसे बंधा हुआ नहीं होता, सबका अपना एक अलग रूटीन होता है, कोई रात को पढ़ता है, कोई सुबह पढ़ता है, किसी का सेकंड पेपर मान लीजिए वीक था, वो फर्स्ट पेपर उसने तैयार कर रखा है। हालांकि अब राजस्थान हिस्ट्री कल्चर और मैनेजमेंट तो पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा दोबारा, और मान लीजिए सेकंड पेपर जिसका बहुत शानदार तैयार था, तो वो फर्स्ट पेपर को समय और ज्यादा दे सकता है। वो चीज मैनेज आपको करनी है कि आपकी आवश्यकता कितनी है, आपको भूख 3 रोटी की है या आपकी खुराक 6 रोटी की है, वो आपको पता है। हम कहीं खाना खाने के लिए जाते हैं और अगला खाना खुद परोस रहा हो, वो एक एवरेज 3 से 4 रोटी हमें परोस देता है कि हाँ भाई एक इंसान इतना तो खाता होगा। अब हमारी खुराक ज्यादा है तो वो हम उसको बोलते हैं कि भाई साहब हमें और खाना है, कम है 2 रोटी खाते हैं तो हम कहेंगे भाई साहब मैं तो 2 ही खाता हूं। वो आपके अकॉर्डिंग है। मैं आपको बता रहा हूं कम से कम एवरेज 5 से 6 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंटेंट को सीमित करना। दुनिया भर का मैटर इधर उधर का इतना ज्यादा मैटर होता है,
मार्केट में हर रोज एक नई गाइड आ रही है, हर रोज एक नई गाइड आ रही है। मतलब जितने स्टूडेंट नहीं है उससे ज्यादा तो मार्केट में लेखक हो चुके हैं। मतलब अगर वास्तव में देखा जाए जो सिचुएशन है, कोई दिल पे मत लेना, कोई लेखक हो, जो चीज है वो यही है कि इसमें से इतना, इसमें से इतना, इसमें से इतना। ठीक है, लेखक भी अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, हर व्यक्ति को अधिकार है कि अपनी तरफ से एक अच्छी किताब निकाले, मेहनत भी करते हैं, निकालते भी हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इतनी ज्यादा रोज नई गाइड आ रही है, आप हर बार अगर कंफ्यूजन हो गए कि मैं इसमें से कर लूं, अब इसका नाम ज्यादा चल रहा है, इस गाइड का अब इसका नाम ज्यादा है, अब इसका नाम ज्यादा है, अब इसका नाम ज्यादा है, अब इसका नाम ज्यादा है। आपको इन चीजों के पीछे नहीं भागना है, बाकी फिर आपकी स्वतंत्रता है। मैं सिर्फ आपको चीजें वो बता रहा हूं जो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। छोटी छोटी चीजें बहुत नुकसान करवा देती है। गाड़ी के अंदर आप चाहे 10-15 लाख की गाड़ी हो, लेकिन अगर उसके ब्रेक में छोटी सी प्रॉब्लम हो जाए, गाड़ी का जो टायर है उसका छोटा सा नट बोल्ट भी अगर ढीला रह जाए, तो फिर वो गाड़ी 10 मिनट के अंदर वो गाड़ी खत्म है। फिर सड़क पे उसको कोई बचाने वाला नहीं है। एक 10 रुपए का नट एक 10 लाख की गाड़ी पे जो है भारी पड़ जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में तो कंटेंट को आप सीमित रखिए, मैंने जो बताई हैं वो चीजें आपको सिलेक्टिव करें और उसी में से फिर आप उनको बार बार पढ़ें। इसके बाद में देखिए प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिस करनी जो है। अब जैसे टेट सीरीज मैंने फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए निकाली थी, तो उसमें अब 50वां पेपर बचा था जो कि अब मैं संडे को अपलोड करने वाला हूं। सारे पेपर उसमें बना चुका हूं, इतनी मेहनत से सारे पेपर तैयार किए थे, लेकिन बिना कोई अतिरिक्त चार्ज के और बिना कोई अतिरिक्त शुल्क के उसके अंदर जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं, जैसे राजस्थान हिस्ट्री कल्चर ऐड हुए हैं, उसके पेपर मैं अपलोड कर दूंगा। मैनेजमेंट चेंज हुआ है, मैनेजमेंट के अलग से पेपर अपलोड करूंगा, और जो भी कोई टॉपिक नया जुड़ा है उसके पेपर बना के अपलोड करूंगा उसमें। तो ये तो जो ने ले रखी है टेस्ट सीरीज, मैं उनके लिए बता रहा हूं, आपकी इच्छा पर है। अब देखिए प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। मैंने भी पेपर अगर बनाए हैं फर्स्ट ग्रेड के, या मैं जिसके पेपर बनाता हूं, पिछले वर्षों के पेपर जो है वो सारे जरूर देखता हूं कि पिछले वर्षों में पेपर किस प्रकार से आता है। कई बार आप जैसे ऐप में कोर्स वगैरह चल रहे हैं, स्टूडेंट कोई भी मार्केट से प्रैक्टिस सेट की फोटो खींच के क्वेश्चन की भेज देते हैं कि सर इसका क्या होगा। उस क्वेश्चन का ऐसे ऐसे क्वेश्चन की फोटो आती है जिनका दूर दूर तक उस एग्जाम से कोई लेने देना नहीं है। वो एग्जामिनर सर पटक पटक के मर जाएगा, लेकिन वो वैसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा वो। तो स्टूडेंट जो है वो इस चीज को समझता नहीं, उसको लगता है कि कुछ भी पूछ सकता है। ऐसा नहीं है। मैंने कभी भी बहुत ज्यादा मटेरियल पे कभी ध्यान नहीं दिया। मैं कभी बहुत ज्यादा मटेरियल मैंने कभी नहीं पढ़ाया कि अनाप शनाप मैटर मैंने पढ़ा दिया। सिलेक्टिव मैटर मैं हमेशा पढ़ाता हूं, उसको अच्छे से समझाता हूं, और उसमें से हमेशा 80-80, 90-90% तक क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे आरएस के एग्जाम में राजस्थान जीके से आए हो, या बाकी आपके चाहे रीट वाला जो एग्जाम हुआ था चाहे उसमें आए हो। तो प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चन है वो आप, और फर्स्ट ग्रेड में तो कोई कमी नहीं है प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन की। जैसे साइकोलॉजी में तो बहुत क्वेश्चन मिल जाते हैं, और फर्स्ट पेपर के भी आप क्वेश्चन देखिए, और उस टॉपिक से जुड़े हुए जो आए हुए क्वेश्चन हैं और जीके के अकॉर्डिंग, तो उन प्रश्नों को जो है वो आप सोल्व करें, ताकि आपका एक माइंडसेट हो जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। अभी जैसे मूल अधिकार वगैरह संविधान में मैं पढ़ा रहा हूं, तो अब उसमें ऐसा थोड़ी है कि अब जिसमें जितने भी केस हैं सुप्रीम कोर्ट के, अब एक एक आर्टिकल के अंदर कम से कम 100 केस आपको आराम से मिल जाएंगे। अब चाहे 100 केस आप लिखाते रहो, जबकि उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण केस 2 से 3-4 केस ऐसे होते हैं कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में आइडिया हो उतना सफिशियंट है। अब केस चाहिए आप दुनिया भर के लिखते रहो। अब आर्टिकल 21 के बारे में तो व्याख्या ही सुप्रीम कोर्ट, एक एक रोज नई चीजें आती है, रोज सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करता है कि आर्टिकल 21 के तहत ये भी मूल अधिकार है, आर्टिकल 21 के तहत ये भी अधिकार है। तो कितने उसमें केस याद करोगे। अब अगर कोई शिक्षक लिखाना चाहे तो चाहे 10 दिन एक आर्टिकल 21 ही पढ़ाते रहो। आप समझ रहे हो मैं चीज क्या कहना चाह रहा हूं। एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना, सिर्फ पढ़ना नहीं है कि बस सब कुछ पढ़ते रहो, ये भी पढ़ लो और वो भी पढ़ लो। आप किसी अदर संस्थान के नोट्स देख करके मार्केट में गए, आपने कहा साहब सब कोचिंग संस्थान के नोट्स हैं, आपने वो नोट्स देखे और उस नोट्स में तो इतना मटेरियल आपको दिखा, दुनिया भर के केस जो आपने कभी नाम ही नहीं सुना। अब आपके आ गया तनाव, डिप्रेशन।
रीट के अंदर आप खुद देख लीजिए, रीट वाला एक जो एग्जाम हुआ था सितंबर में, मैंने 6 से 10th की किताबों तक, मैं लास्ट तक कहता रहा 6 से 10th की किताबें पढ़ो, 6 से 10th की किताबें पढ़ो। और वो स्टूडेंट साहब इतनी बड़ी बड़ी किताबें, बड़े बड़े सारे दिन चैनल पे और अलग अलग, मतलब जो RS IS तक के लेवल के क्वेश्चन है वो सोल्व करते रहे करते रहे करते रहे। वहां 6 से 10th की लाइन टू लाइन किताबों में क्वेश्चन आ गए। वो तो ठीक, आप चाहे उनकी बुरी किस्मत थी या अच्छी थी, वो पेपर कैंसिल हो गया, रद्द कर दिया वो। एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर आपकी तैयारी नहीं है, आपको चाहे दुनिया का कितना ही नॉलेज आप लेते रहो, नॉलेज का कभी कोई अंत नहीं होता। तो प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस को देखते हुए प्रीवियस पेपर के उस टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन है। अब जैसे मान लीजिए संविधान में मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, तो इन टॉपिक से जुड़े हुए जो पिछले अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन है, आप उनको सोल्व करो ना। फिर मार्केट से सिर्फ प्रैक्टिस सेट मत लाओ, पिछले वर्षों के अगर लाने हैं तो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में उन टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन है वो लेकर के, वो मार्केट में बहुत किताबें आती है, कोई ना कोई मिल जाएगी आपको, उन प्रश्नों को सोल्व करो। हर टॉपिक को कवर करना मैंने आपको बता दिया, आपको हर टॉपिक को कवर करके चलना पड़ेगा। अब जैसे मान लो मैंने आपको एक दो चीजें बता दिया, अभी इंग्लिश में कोई किसी को बहुत ज्यादा ही जोर आ रहा है, और एक तरफ मैं कह रहा हूं हर टॉपिक को कवर करना है, लेकिन किसी को बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, कह रहे 3-4 क्वेश्चन के लिए तो मैं इतनी सारी इंग्लिश पढ़ूं, मैंने मेरी जिंदगी में नहीं पढ़ी। तो भैया मैथ रीजनिंग वाले पोर्शन है उन सबको मजबूत कर लो और ज्यादा अच्छे से, कोई टॉपिक दूसरे जो है फिर उनको मत छोड़ो। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए, जो टॉपिक अच्छे से आते हो बार बार उनको ही नहीं करते रहना। ये एक स्टूडेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी है कि जो टॉपिक उनको अच्छे से आते हैं वो बार बार उसी को लेके बैठ जाते हैं और एग्जाम तक उसी को पढ़ते हैं। अब जैसे किसी को राजस्थान हिस्ट्री कल्चर या ये टॉपिक अच्छे लगेंगे, अब वो बार बार इन्हीं को ही पढ़ता रहेगा। रीजनिंग मैथ कभी अच्छी नहीं लगी तो इनको कभी नहीं पढ़ेगा वो। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो टॉपिक आपको अच्छे से आते हो बार बार सिर्फ उनको ही नहीं करते रहना है आपको। ये बहुत बड़ी खामी देखी है मैंने, बहुत बड़ी खामी। हर बार स्टूडेंट 120 अगर कट ऑफ गई तो वो ले दे के 100-105 तक रह जाता है। रीजन क्या है, उसने उन दूसरे टॉपिक को कभी हाथ ही नहीं लगाया, जिनको अगर वो करता तो 15 से 20 नंबर और ऊपर आ जाते। आप देख लेना, ये आपके अंदर भी ये खामी निश्चित रूप से होगी। तो भाई जो चीज अगर पसंद नहीं हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता ना फिर, अगर उससे पूरी जिंदगी बनने वाली है। आप अच्छा खासा घर पे खाना खा रहे हो, डॉक्टर, आप बीमार हो गए, हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने कहा साहब ये दवाई लेनी पड़ेगी और दवाई कड़वी है, आपको खानी पड़ेगी। अब वहां ये थोड़ी देखी जाती है कि मेरी पसंद नापसंद क्या है। अब दवाई खानी है तो खानी है, उसमें क्या पसंद और क्या नापसंद। अब कोई सिलेबस आपको, कोई सब्जेक्ट आपको पसंद है या नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। जब कंपटीशन लाइन में आ गए और एग्जाम देना है, सिलेक्ट भी होना है, तो फिर ये बीच में ये चीज नहीं चलती कि मुझे ये सब्जेक्ट पसंद नहीं है या मेरा मन नहीं करता या मुझे आता नहीं है, ये चीजें नहीं चलती इसमें। जो टॉपिक अच्छे से आती है, अच्छे से आते हैं, उनका रिवीजन करो, पढ़ो, लेकिन उनके साथ साथ उन टॉपिक को भी पढ़ो जिनको आपका पढ़ने का मन नहीं करता लेकिन वो एग्जाम में बहुत बड़ा रोल है। तो जब से 40% वाला किया है मिनिमम वाला, अब तो आप छोड़ सकते ही नहीं। नकारात्मकता से आपको दूर रहना है, यह बहुत बड़ा कारण होता है। हताशा, निराशा एक ऐसी चीज है जो अच्छे खासे इंसान को बर्बाद कर देती है। आप कितने से बड़ा जो बलिष्ठ से बलिष्ठ पहलवान होता है वो भी आत्महत्या कर लेता है। क्यों? दिमाग में कई चीजों को लेकर के नेगेटिविटी आ जाती है, हताशा निराशा हो जाती है। तो मेंटली आपको मजबूत रहना है। नेगेटिविटी हर तरह से हो सकती है। पहली तो ये, जो स्टूडेंट का यक्ष प्रश्न आप शुरू हो चुका है, अक्टूबर में एग्जाम होगा कि नहीं होगा, तो ये चीजें अब आप बार बार ये कहोगे कि फेसबुक में मैं जिस तरीके से देख रहा हूं इस तरीके का प्रचार प्रसार हो रहा है कि सरकार मूर्ख बना रही है, अक्टूबर में तो नहीं करवाएगी सरकार, इस तरह की बातें चल रही है। और कुछ लोग उनका हाँ भी भर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं कि साहब बिल्कुल 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 सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। अब आप पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ते पढ़ते आप भटकते भटकते उस जगह पहुंच गए, आपने वो चीजें देख ली और आपकी आंखों में स्कैन होगी, जैसे वो नागिन की आंखों के अंदर उसके नाक की कोई हत्या कर देता था, तो नागिन की आंखों के अंदर उस नाग की हत्या करने वाले की तस्वीर आ जाती थी। आपके दिमाग में अब वो तस्वीरें आ गई कि यार ये एग्जाम मुश्किल है, हो सकता है नहीं हो अक्टूबर में। आपको तो प्रभावित कर दिया उस बात ने।
और जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा सीरियस होता है, बहुत मेहनती होता है, वो जैसे एक पानी की बूंद में, जैसे एक शांत पानी के अंदर छोटा सा कंकर भी फेंक दो तो कैसे लहरें उठती है, वो इन चीजों से प्रभावित होता है वो। और कितना प्रभावित होता है 2018 वाले स्टूडेंट, वो जो जख्म मिले थे वो कभी नहीं भूलेंगे। 2018 की वैकेंसी में आपको क्या 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 जख्म मिले थे, वो आप कभी नहीं भूलोगे। जो बहुत मेहनती थे और जो बर्बाद हुए थे उस टाइम। अपने आप को नेगेटिविटी से बचा के रखो। अंधे बन जाओ, गूंगे बन जाओ, बहरे बन जाओ, एक भले मानुस की तरह एक जगह बैठ करके आराम से जो है वो तैयारी करो। नेगेटिविटी से दूर रहो, नकारात्मक लोगों से दूर रहो, जो आपके बारे में बुरा बोलते हैं, बुरा सोचते हैं। और कुछ समय के लिए देखिए, साधु संतों जैसी जिंदगी आपको जीनी पड़ेगी। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, किसी से फोन पे अगर मीठी मीठी बातें करते हो, व्हाट्सएप पे सारे दिन बातें करते रहते हो, तो इस समय ये चीजें आपके लिए गलत है। प्रेम जीवन का भाग जरूर है, लेकिन युद्ध के मैदान में खड़े और कोई आपको मैसेज कर रही है आई मिस यू, वो भी मरेगी तुम भी मरोगे, दोनों मरोगे एक साथ। ये चीज का ध्यान रखना। ये इस समय एग्जाम है, आपको छोटी छोटी इन चीजों से अब आपको बिल्कुल एक जगह कंसंट्रेट होना पड़ेगा इस समय। माँ बाप, भाई बहन, माता पिता, दोस्त, फ्रेंड, प्रेम, इन सब के लिए जीवन में कोई स्थान इस समय नहीं होना चाहिए। देखिए, अब भावनाओं में मत भेजना सर मम पापा तो भगवान होते हैं। अरे भगवान होते हैं, सब अपनी जगह है रिश्ते। ये सिलेक्शन अगर हो गया तो सब लोग आपको बहुत प्यार करेंगे, और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो सब आपको धुतकार देंगे। ये बात भी मेरी याद रखना, चाहे खुद के मम पापा ही क्यों ना हो। कड़वा सत्य तो यही है। बाकी तो देखो, माता पिता ऐसे भी होते हैं कि बच्चा अगर दारू पी के भी आ रहा है तो भी उसको बोलते भी नहीं है कुछ, कि चलो कोई बात नहीं हमारा बेटा है। तो दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। मैं आपको एक जनरली जो ये दुनिया है क्या, मैं आपको वो चीज बता रहा हूं। तो नेगेटिविटी से बच के रहना, और इस तरह की जो चीजें हैं इस समय जो आपको भटकाव की स्थिति में लाती है, इन चीजों से बच के रहिए। कुछ समय के लिए परिवार घर से बिल्कुल सेपरेट होकर के एक जगह जो है वो आप बैठ जाएं, और इधर उधर जाने की बजाय एक जगह बैठकर अध्ययन करना। अब कई विद्यार्थी इस समय भी ऑफलाइन कोचिंग करने के लिए कई एडमिशन लेंगे, तो अब ये उनकी समझ है कि वो कैसे इस समय एडमिशन लेंगे, कैसे वो वहां इतना समय ऑफलाइन में निकालेंगे। ज्यादा बेटर ये होता है कि ठीक है, कोर्स आपने ऑफलाइन कोचिंग पूरी हो गई हो तो बहुत अच्छी बात है, या होने वाली हो। ऑनलाइन कोई कोर्स आपने ले रखा, आजकल जो कोचिंग ऑफलाइन पढ़ाती है वो ज्यादातर ऑनलाइन कोर्स भी देती है वो, तो कोर्स तो आपके पास में है। लाइब्रेरी जो वगैरह है कहीं ज्वाइन कर लो। लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं कर सकते तो घर से सेपरेट कोई अलग से एक रूम लेके पढ़ो उसमें। देखिए, उस शांति के साथ में एक रूम के अंदर आप बैठ करके जो अपनी अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, या लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर पाओगे। अब कई स्टूडेंट लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वहां भी वो बातों में लग जाते हैं। वो मतलब वहां जाकर के भी वो करनी वही मन की है, भोजनों को नंबर शेयर कर लेंगे इधर उधर, मैं आपको नोट्स दे दूंगा और मैं ये भेज दूंगा, और वो भी कहती है मैं भी भेज दूंगा। मतलब ले दे के बात वही है कि मरना है जाके। तो कहां किस चीज का आप सदुपयोग कर रहे हो, चीज वो है। चाकू से किसी का ऑपरेशन भी होता है, डॉक्टर जान भी बचाता है। चाकू से सब्जी भी कटती है, और चाकू से किसी जान भी ली जाती है, किसी की हत्या भी होती है। ना फोन बुरा होता है, ना सोशल मीडिया इतना बुरा है। ये चीजें बुरी है कि आप किस चीज में क्या कर रहे हो। तो इस समय ऑफलाइन में इधर उधर भटकने के बजाय मुझे तो कोई ज्यादा बेटर डिसीजन लगता नहीं है। आप कितना आने जाने का समय लगाओगे, एक जगह बैठ करके कंसंट्रेट करो, एक जगह बैठ करके अपनी पढ़ाई करो, और बाकी हर चीज से आप बिल्कुल फ्री रहो, मेंटली फ्री रहो। इस समय घर परिवार वालों को भी आप, क्योंकि ये चीजें मैंने स्टूडेंट को देखी है, उसको सबसे ज्यादा चीजें जो खराब करती है वो मेंटली डिस्टर्ब घर परिवार की चीजें हैं। घर में अगर कोई टेंशन है उसके, अब उसको आज बोल दी बैठे बैठे को, तो अब उसका भी दिमाग खराब होगा। घर परिवार को भी बिल्कुल सेपरेट कर दो 3-4 महीने के लिए। खाने की व्यवस्था हो, कोई आपके पास कोई व्यवस्था हो टिफिन की। मैं तो कह रहा हूं खाना बनाने में भी इस समय आपको अपना समय नहीं लगाना चाहिए। अगर आप खाना खुद बनाते हो, कोई टिफिन की व्यवस्था कर लो।
3-4 महीने के लिए जो आप ये पैसा सोच रहे हो कि मेरा पैसा बच जाए, मैं 2-3 हजार रुपए मेरे बच जाए, तो मेरे हिसाब से अगर आप लगा सकते हो, मैनेज कर सकते हो, तो आपको कर लेना चाहिए। आधा पौना घंटा तो खाना बनाने में लगता है, इतना मुझे पता है, मुझे भी खाना बनाना आता है। मैंने जिंदगी में पहले बहुत खाना बनाए, जब मैं पढ़ाई करता था, रूम लेके रहता था। खाना बनाने में 30 से 35 मिनट लगते हैं, 30-35 मिनट में खाना बन जाता है। लेकिन आपको सोचना भी पड़ेगा, सब्जी लानी भी पड़ेगी। अब इतनी चीजें करने की बजाय आपका एक एक घंटा सुबह शाम बचता है, 2 घंटे आप बचाओ अपने। 3-4 महीने आप बाहर का खाना खा लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप मैनेज कर सकते हो तो, नहीं कर सकते तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अपना आराम से बनाओ। मैं आपको सिर्फ ये चीजें बता रहा हूं कि आपका समय कहां कहां जाता है। तो 3-4 महीने आपके अगर 8-10 हजार रुपए एक्स्ट्रा भी लगे, तो फर्स्ट ग्रेड की जो पहली सैलरी भी आएगी वो इससे कई गुना ज्यादा होगी वो। ये चीज याद रखना कि आप हासिल क्या करने वाले हो। तो जितना समय आप बचा सकते हो उतना समय बचाओ। ये समय ही आपको सिलेक्शन करवाएगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस बहुत बड़ा है। फर्स्ट पेपर का, सेकंड पेपर का, पूरी साइकोलॉजी पढ़नी है सेकंड सेकंड पेपर में। तो ये चीज का ध्यान रखना। बाकी जो चीजें मैं आपको जितनी बता सकता था, मेरे हिसाब से जो चीजें आपको मुझे बतानी चाहिए थी वो सब मैंने आपको बता दी है। बाकी बस वही है कि 3-4 महीने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से एक रूम में बंद कर लो। लाइब्रेरी वगैरह कोई ज्वाइन करो तो अच्छा है, लेकिन उसका सदुपयोग आपको करे तभी तक है। आप बैठ करके, अगर वहां बैठ करके बातों में लग रहे हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन जरूर कर ली, 4-5 दिन लाइब्रेरी में बैठे, उसके बाद बाहर चाय की थड़ी पर आप बैठ के दिन में जब मर्जी आए, चलो चाय पी के आते हैं, चलो चाय पी के आते हैं। लाइब्रेरी से ज्यादा आप बाहर बैठे रहते हो। ये मैंने देखा है स्टूडेंट को, यहाँ लाइब्रेरी बहुत है जयपुर में। वो आते लाइब्रेरी हैं, बाहर बैठे सिगरेट हाथ में ले ली, और बस ठीक है, लगे हुए बातें करने के लिए, घंटे घंटे तक बैठ के बातें करते रहते हैं। और बातों का तो कोई अंत ही नहीं, आप पूरी उम्र बातें करते रहो उसे। समय को बचाइए, ये समय आपका सिलेक्शन करवाएगा। माइंड को कंसंट्रेट करो, अपनी मानसिक शक्तियों को मजबूत करो। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना इस समय। जैसे गर्मी अब तो थोड़ी कम हो रही है, लेकिन इतनी मौसम चेंज होता रहेगा, बीमार हो गए बहुत दिक्कत होती है। मेरे अभी लू लग गई थी, अभी भी पूरी तरह सही नहीं हुआ मैं। अब लू लग गई तो दिमाग बिल्कुल आपका सुन्ना हो जाता है। उस समय भी मैं रिकॉर्डिंग मेरी चालू रखी, मैंने मेरा काम जारी रखा है कि लू हो गई तो भी काम चलेगा नहीं रुकने से। लेकिन वो कितना एफर्ट्स का कारण हो रहा है वो मुझे पता है, कि कितना प्रयास करना पड़ रहा है उसके लिए, एक सामान्य रिकॉर्डिंग करने के लिए भी। तो ये चीज आप है, अपने आप को तबीयत सही रखें। अगर 10-15 दिन भी आपके खराब हो गए तो सिर्फ अफसोस रहता है कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, आप उस चीज की भरपाई नहीं कर पाओगे। जितना बचा सकते हो अपने आप को उतना बचा के रखें, और बस सारा ध्यान कंसंट्रेट करके पढ़ाई करने में लगाएं। अच्छे से एक जगह पढ़ें, और ज्यादा मटेरियल पढ़ने के बजाय जो मैंने आपको चीजें बताई है वो पढ़ें। गाइड वगैरह में अनाप शनाप मैटर आता है, उतनी चीजें भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। इस चीज को आप समझने का प्रयास करें। ज्यादा पढ़ना, ज्यादा मटेरियल पढ़ना कभी सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है। आपको संजीवनी बूटी की जरूरत है, आप कहोगे साहब मैं तो पूरा जो पर्वत लाऊंगा मैं। आपको जब संजीवनी बूटी की जरूरत है तो वही खाओ ना, फिर क्यों पर्वत के पीछे पड़े हो। एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए उसके बाद ये पर्वत खाते रहना, फिर किताबें पढ़ते रहना, दुनिया भर की किताबें। लेकिन इस समय आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। और अच्छा फ्रूट वगैरह है कोई, जैसे मान लो केले वगैरह है, ला के रख लिए, कभी भूख लगी तो 2 केले खा लिए, क्योंकि भूखे पेट फिर पढ़ाई भी नहीं होती। और खाना भी ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ठूस ठूस के खाओ, ऐसा भी आपको नहीं करना है। इन चीजों का ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जिंदगी को प्रभावित ये छोटी छोटी चीजें ही करती है। मैंने आपको बता दिया, एक 10 रुपए का जो नट बोल्ट भी है वो भी 10 लाख की गाड़ी पर भारी पड़ जाता है, अगर वो सही तरीके से नहीं लगा हो तो। छोटी छोटी चीजें बड़ी बड़ी चीजों को बनाती है, उनको प्रभावित करती है, उनको बनाती भी है और उनको खराब भी करती है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, काफी बड़ा वीडियो बन गया, लगभग 45 मिनट का। लेकिन आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से सुनते हैं तो ये आपके लिए ही बनाया है मैंने। मैं जितनी चीजें इसमें बता सकता था, और पूरी ऊर्जा से करिएगा। अ, आप बहुत बेस्ट हैं अपने आप में, तो नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचें।
कई बार स्टूडेंट डिमोरलाइज हो जाता है कि उनके टेस्ट पेपर में हमारे इतना खराब हो गए, या ऐसी चीजें वैसी चीजें। आप इन चीजों में ज्यादा आप नहीं करें, बस अपना कंसंट्रेट करके तैयारी करें और प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस को ज्यादा ध्यान दें। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी और भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। मुझे लगेगा कुछ टॉपिक में या कुछ बताने वाला, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको बता देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।